भाई मनोज लोढ़ा जी और नारायण बारड, भाई संजय बियानी जी, इस महाविद्यालय के शिक्षक और मेरे लिए शायद ये दूसरा अवसर आपके इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता का है। और एक बार शायद आपका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें आने का मुझे मौका मिला था। एक सीमा तक आपकी कॉलेज की गतिविधियों से क्या हो गया, कोई संकट हो गया कि पीछे क्या हुआ? मुझे लगता है सुबह से बैठे हुए हैं तो शायद थकान हो गई है लगातार भाषणों की बौछार से। वैसे जब हम लोग शिक्षक हैं और 1 घंटे से पहले क्लास खत्म होती नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानिए 1 घंटे का समय नहीं लूंगा। एक बार मुझे किसी ने कहा कि हम आपको भाषण देने के लिए बुलाना चाहते हैं, कितना समय चाहिए? हमने कहा 2 मिनट बोलना है तो 15 दिन का समय देना, 10 मिनट बोलना है तो 7 दिन का समय देना, और 2-4 घंटे बोलना है तो अभी चलने को तैयार हो। तो मुझे हालांकि 8-10 दिन पहले बता दिया था, तो कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा रहे कि आपको भी ज़्यादा झेलना ना पड़े और अपनी बात भी कह दें, ताकि यदि बात में कुछ चर्चा हो तो उस चर्चा को अपन कुछ रोचक बना सकें। हालांकि मीडिया ऐसा विषय है जिसके हम सभी उपभोक्ता हैं। सवेरे जब नींद उठती है, बल्कि अब तो रात में भी ये जो मीडिया है वो शायद आपको सोने नहीं देता है, और लगातार हम कहीं ना कहीं अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं, कहाँ से क्या मैसेज आया या देश दुनिया में क्या घटित हुआ। लेकिन फिर भी सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक लगातार हमारे में सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है, चाहे वो समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल्स है, रेडियो है, सोशल मीडिया है। इन सब के माध्यम से लगातार हम खबरों के संपर्क में हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम सभी मीडिया के उपभोक्ता हैं। इसलिए मीडिया वो हमारे पूरे जीवन संस्कारों में घुल मिल चुका है। ऐसी स्थिति में ये संचार माध्यम कहीं ना कहीं हमको प्रभावित भी करते हैं। हमारे जो दोनों शोधार्थी जिन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने मीडिया को अपने ढंग से व्याख्यात करने की कोशिश की और आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखा कि किस तरह से नीति निर्माण में संचार माध्यमों की भूमिका हो सकती है। थोड़ा सा, क्योंकि शिक्षक हूँ, कभी कभी हम इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि इतिहास भी हमको वर्तमान को समझने के लिए एक दृष्टि देता है। एक बार हिंदी के बड़े साहित्यकार, शायद आपने नाम सुना हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनके एक विद्यार्थी ने पूछा कि ईश्वर ने मनुष्य को 2 आंखें आगे की ओर दी हैं, क्यों नहीं एक आंख पीछे भी दे देता, हमें मुड़ मुड़ के नहीं देखना पड़ता, आगे पीछे आंख होती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से उस समय उत्तर सूझा नहीं कि क्या जवाब थे। उन्होंने उससे कहा कि ईश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य पीछे की ओर देखे। जब वो साहित्यकार थे, लेखक थे, विचारक थे, उन्होंने इसी प्रश्न पर चिंतन किया, तो उन्होंने कहा, लिखा अपने एक आलेख में कि नहीं, ईश्वर ने मनुष्य को एक तीसरा नेत्र भी दिया है, और वो नेत्र उसका इतिहास बोध, जहां वो अपनी पूरी परंपरा, अपनी पृष्ठभूमि को देखता समझता है और उसके आधार पर वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए कहीं एक राह तलाशता है। इसलिए बहुत संक्षेप में मैं आपको पत्रकारिता की उस दुनिया की ओर ले जाऊंगा, यहाँ यदि पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं शायद उनको उसकी जानकारी हो। एक दौर था जब ये देश गुलामी के जाल में जकड़ा हुआ था। एक ऐसे देश ने हमारे पे शासन किया जिसके लिए कहा जाता था कि उनके शासनकाल में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। आज जो नवीनतम आंकड़े जनसंख्या के हमारे पास है 2010-11 के, उसके अनुसार लगभग 74-75% लोग साक्षर हैं। आप कल्पना कीजिए 100, 125, 150, 200 साल पहले जब इस देश का मात्र 2, 3, 4% नागरिक पढ़ा लिखा था, साक्षर था, पढ़े लिखे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, साक्षर था, तो उन 2-4% साक्षर लोगों के बीच में समाचार पत्रों ने अपनी वो भूमिका निभाई, या इसको मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उस वैचारिक चेतना को जागृत किया जिसने उस विदेशी हुकूमत के खिलाफ जनमत को खड़ा कर दिया। वो दौर था जब समाचार पत्र पढ़ने पर सरकारी नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा। वो दौर था जब विज्ञापन छपता था, चाहिए एक संपादक, वेतन हर संपादकीय पे 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां और 10 वर्ष की जेल। तो मित्रों, उस दौर में समाचार पत्रों ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक वैचारिक चेतना को जगाया और उस विदेशी हुकूमत को देश से बाहर निकाल दिया। देश आजाद होता है, हमारे अपने तौर तरीके, अपने विकास के मॉडल, हमें आत्मनिर्भर होना था, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था,
अलग अलग तरीके सब कुछ थे। आज 80,000 से अधिक पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषियों के हमारे पास हैं। 1000 के आसपास चैनल्स होंगे, न जाने कितने रेडियो के चैनल्स होंगे, और फिर ये आपका सोशल मीडिया जिसने इस पूरे देश दुनिया को अपने ग्रिप में ले रखा है। मैं जब पिछली बार आया था सोशल मीडिया पे बात करने के लिए, तब मैंने कहा था कि तीसरा विश्व है, बहुत बड़ा, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो जनसंख्या कहीं अस्तित्व में नहीं है, वो उस साइबर दुनिया में है, फेसबुक और जो आपके दूसरे माध्यम है। तो इतनी बड़ी दुनिया हमारे पास है, तो इतने सारे अखबार, इतने रेडियो टीवी चैनल्स, उसके बावजूद हम समाज में वो प्रभाव पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक है, पिछले 7 दशक के इतिहास में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जब संचार माध्यमों ने उन नीति निर्माताओं को, जो लोग शासन के सर्वोच्च उस पर बैठे हुए हैं पदों पर, उन्हें कहीं न कहीं बाध्य किया। बात पुरानी नहीं है, राजस्थान के देवराला में एक सती कांड होता है, पूरे देश में हलचल होती है, सती के विरोध में कानून बनाया। निर्भया के हमारे दोनों वक्ताओं ने अभी बात की, किस तरह से संचार माध्यमों ने सरकार को बाध्य किया। ऐसे बहुत अभी हाल ही में तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण की बात की, उसे बैकफुट पे आना पड़ा। और तो और बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है, एक खबर छपती है कि व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस को आपको 90 दिन का संभाल के रखना पड़ेगा। पूरे देश में उसका रिएक्शन हुआ कि हमारी निजता पर हमला हो रहा है, और दूसरे दिन ये सरकार फिर बैकफुट पर आती है और ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान हम करने नहीं जा रहे हैं, व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं ये कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी 7 दशकों की इस यात्रा के बावजूद अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। विशेषकर जब मैं सरकारी माध्यमों की बात करूँ, टेलीविज़न की बात की, मैं सरकारी माध्यम की बात करूँ, दूरदर्शन, आकाशवाणी की, वहाँ अभी भी जिस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी वो दूर दराज की जो जनता है, जिनके पास ये पूरा एक्सेस नहीं है, उसको भी अभी न्यूनतम जानकारियाँ नहीं है। 1-2 साल पहले तक जो विज्ञापन आते थे, खाना खाने के पहले हाथों को धोइए, खाने पीने की चीज़ों को ढक करके रखिए, इसका मतलब अभी भी उस दौर में रह रहे हैं। और मैं तो शहरों की बात करूँ, देश दुनिया में बहुत जगह जाना होता है, और जब विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे कई बार इस बात की पीड़ा होती है कि वे अपने अधिकारों तक से परिचित नहीं हैं। ये कन्या महाविद्यालय है, कभी यहाँ के शिक्षकों ने विद्यार्थियों से बात की हो, संवैधानिक अधिकार उनके कितने हैं, किन स्थिति में वो क्या समाधान कर सकते हैं या कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्हें शायद अपने ही अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो, कम से कम मेरा तो ये अनुभव है। तो मुझे लगता है कि संचार माध्यमों का इतना विस्तार होने के बावजूद वो जो जन चेतना की हम बात करते हैं, जागरूकता की हम बात करते हैं, उसमें क्यों नहीं सफल हो पा रहे थे। बहुत पहले हमारे एक पत्रकार थे, बाबूराव विष्णु पराटकर, जिन्हें हम हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। एक व्याख्यान में उन्होंने, लगभग 80 साल पहले एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अखबार बड़े होंगे, रंगीन होंगे, छपाई सुंदर होगी, पर उसमें आत्मा नहीं होगी। मित्रों, मुझे लगता है कि जिन हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, आज आवश्यकता है उन अक्षरों की साधना करने की, ब्रह्मा की साधना करने की। यदि आपके शब्द में ताकत हुई, यदि आपके शब्द में इतनी चेतना है कि वो अपने पाठक को, दर्शक को, श्रोता को कहीं न कहीं व्यथित और बेचैन कर दे, व्याकुल कर दे। जब वाल्मीकि समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे, एक क्रौंच पक्षी की हत्या पर उनके मुंह से एक श्लोक निकलता है और अचानक ब्रह्मा जी अवतरित होकर के उनको ये वरदान देते हैं, तुम रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करो, सारा घटनाक्रम तुमको वैसे ही दिखाई देगा जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला दिखाई देता है। तो एक उस पीड़ा से रामायण जैसे महाकाव्य की रचना हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो शब्द के अस्तित्व को हम समझ पाए, उस शब्द की हम ताकत को समझ पाए, और वो शब्द की ताकत इसी मीडिया कर्मी के हाथ में है, उसी लेखक साहित्यकार के हाथ में है। दुर्भाग्य से जिस दौर में हम आ गए हैं, वहाँ उस संपादकीय संस्था को चुनौती मिलने लगी है, उसी शब्द की साधना पर प्रहार होने लगा है। ऐसी स्थिति में वो जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उन नीति निर्धारकों को अपने अनुकूल बाध्य कर पाए, मुझे लगता है वही ये कहीं न कहीं कमी है। आप मीडिया ट्रायल की बात करते हैं,
अभी जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें कई बात थी कि जजेस को हम कहीं प्रेजुडिस करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो सवाल यह है कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है, जिनके हाथ में संचार माध्यम है वो किस तरह से उसका सार्थक उपयोगी समाज के व्यापक संदर्भों को उपयोग कर सकते हैं। एक दौर था जब ये कहा जाता था खबर आकाशवाणी पर आ गई है, खबर गलत हो नहीं सकती। जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो गए थे तब आकाशवाणी हुई थी, हे कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो आकाशवाणी की वो ताकत थी, आकाशवाणी व्यापक रूप में लीजिए आप, मैं किसी संस्था विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो ताकत थी कि वो सूचना सही संदर्भ में होगी, सही परिप्रेक्ष्य में होगी। आज इस सारे तामझाम में से उस वास्तविक सत्य की तलाश करना बहुत मुश्किल है। ये सही है कि संचार माध्यमों ने बड़े बड़े माफियाओं से टक्कर ली है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि शायद संचार माध्यम नहीं होते तो बहुत बड़े बड़े अपराधी आज जेल की हवा नहीं खा रहे होते। प्रशासन, न्यायपालिका को कई बार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो दौर आया है, अभी बात की गई फेक न्यूज की, उसने सबसे बड़ा सवाल मीडिया की इसी विश्वसनीयता पर लगाया है। इसलिए मेरी दृष्टि में मीडिया का मुख्य काम है सूचना देने का, और फिर स्टेज आती है वो है उस विचार की। तो सूचना में मैं मीडिया की भूमिका को उस मधुमक्खी की तरह से देखता हूँ जो अलग अलग परागकणों से, अलग अलग पुष्पों से परागकण इकट्ठे करती है और उन परागकणों को मिलाकर के शहद रूपी नवनीत, शहद रूपी विचार हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हम ऐसे पाठक, ऐसे दर्शक, ऐसे श्रोता तैयार कर सके जो उन सारे सूचनाओं के जंजाल में से एक विचार रूपी सत्य का अनुसंधान कर सके। ये जो यदि मीडिया कर्मी की भूमिका को हम स्वीकार कर पाए, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दौर में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, इसके भी दो रूप हो सकते हैं। इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं कि इसने युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कौन सा ऐसा माध्यम है जब वो इस देश में, दुनिया में आया तब उसका विरोध नहीं किया गया? जब रेडियो आया तब भी यही बात की गई थी। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब भी कहा जाने लगा था धर्म भ्रष्ट हो गया। रेडियो आया तब भी यही था, सम्राट परिवार की महिलाएं रेडियो में जाती नहीं थी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम रेडियो स्टेशन पे जाते हैं। टेलीविजन आया, युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ना पीढ़ी बर्बाद हुई ना कुछ हुआ, वो आज भी उसी तरह से सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया भी मुझे लगता है कि सही अर्थों में सूचनाओं का जनतांत्रिकरण जो हुआ है वो इस माध्यम से हुआ है। अभी 2-3 घटनाएं घटी भ्रष्टाचार और घूस और उसको लेकर के। यदि सोशल मीडिया में आप देखें ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके माध्यम से उन्होंने इनसाइड जो उसकी स्टोरीज हैं जो आज अखबार नहीं छाप पा रहे हैं, शायद साहस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विज्ञापन का दबाव उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं उनके हित वहां से जुड़े हुए हैं। ऐसे दौर में इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज का वो विचारशील व्यक्ति जो कहीं इसको देख रहा है वो उसके माध्यम से अपनी बात कहने का साहस रखता है। जिसे हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जो बात है, वो ताकत आज उस आम आदमी के हाथ में आई है। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से आज टीवी के एक चैनल से कोई इंटरव्यू प्रसारित होता है, उस इंटरव्यू समाप्ति के साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार बौछार शुरू होती है। उस चैनल के संपादक के नाम यदि आपके साहस है तो ये सवाल पूछ करके बताइए, क्योंकि आपको प्रतीत हो जाता है कि ये खबर, ये इंटरव्यू, ये आलेख प्रायोजित है। तो इस प्रायोजित जो ये काम हो रहा है, इसके बारे में अंदरूनी जानकारी देने में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में आज आम आदमी के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है जिसने, क्योंकि जब आप नीति निर्माण की बात करते हैं, आपने निर्भया की बात की, अन्ना हजारे के आंदोलन की बात की, या और बाहर की दुनिया में जाऊं तो जैसे मिस्र के अंदर एक 16-18 साल के नवयुवती के पोस्ट ने 30 साल की तानाशाही व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया की उपज। एक समय तक हम मानते रहे केजरीवाल वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक नई कहीं ना कहीं आपको एक दौर में आशा की उम्मीद दिखी थी। तो ये सोशल मीडिया जो है आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की आदत देता है, एक वैचारिक बहस को वो शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में सूचनाओं का जनतांत्रिकरण मेरी दृष्टि में ये जो नया माध्यम आ गया है इसका हुआ है। क्योंकि आज के समाज की सबसे बड़ी जो पीड़ा है, समाज में 2 तरह का वर्ग है, एक है जिसके पास सूचनाएं हैं और एक है जिसके पास सूचनाएं नहीं है। आज के दौर में शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली वही है जिसके पास सूचनाएं हैं। तो जब गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट के उपयोग की बात कर रहे हैं, आज जिस डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है उसके पीछे मूल भावना क्या है? उसके पीछे मूल भावना यही है कि हम हमारे देश के नागरिकों को सूचना की दृष्टि से संपन्न बनाएं ताकि उसका दुरुपयोग कोई दूसरा सिस्टम नहीं कर पाए। बेचारे उस किसान को
अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता था, आज वो इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसकी फसल का वास्तविक दाम क्या है। कोई व्यक्ति, कोई बिचौलिया उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। आज सोशल मीडिया ने, तकनीक ने आपको सुविधा दी है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से आप सवाल जवाब कर सके। एक दौर में नहीं कर सकते थे, उसे जवाब दिया, सफेद टोपी के भी होंगे, खाकी लेकर के भी होंगे। तब देखिए किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस मीडिया का या एक जागरूक समाज का जो एक प्रतीक है, चिन्ह है, वो यही है कि आप सवाल करें। और ये जितने चैनल आ गए हैं, जिस तरह से मीडिया का विस्फोट हुआ है, या कहूँ कि सूचना क्रांति का विस्फोट हुआ है, इसने लोगों को सवाल करने की क्षमता पैदा की है। ये अलग बात है कि अभी दोनों प्रेजेंटेशन में सवाल नहीं हुए, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आपकी जो पीड़ा है, जो अकुलाहट है, जो व्यथा है, उसको प्रकट करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। बल्कि मुझे तो लगता है मुख्य धारा का माध्यम भले ही आपको सहयोग न दे, आपके पास एक निःशुल्क माध्यम है। आपकी उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, वो उस पर तुरंत रिएक्ट कर सकता है, प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है और एक पूरा माहौल बना सकता है। और इसके उदाहरण हमने देखे हैं पिछले दिनों में, कई सकारात्मक परिणाम भी इसके आए हैं। ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं। ब्लॉग लेखन एक किस तरह से पूरा का पूरा आलेख, साहित्य की कई विधाओं के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन माध्यमों का सकारात्मक दृष्टि से उपयोग करने का प्रयत्न किया जाए। इसलिए एक नया शब्द कॉइन किया गया है, मीडिया लिटरेसी। अभी 2 साल पहले कुरुक्षेत्र में एक सेमिनार था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था हमारी यूनिवर्सिटी में, मीडिया लिटरेसी पर ही। और इसीलिए एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं ने विद्यालय स्तर पर मीडिया के कोर्सेज शुरू किए हैं। जब मैंने जर्नलिज्म में पढ़ाने का शुरू किया था 80s के दौर में, तब हम एनसीईआरटी से जुड़े थे और बीएड के कोर्सेज में किस तरह से मीडिया के माध्यम से टीचर्स को एजुकेट किया जा सकता है। करीब 30-40 सेमिनार की गई थी। संयोगवश पहली सेमिनार मेरे डिपार्टमेंट के साथ हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरह की व्यू रचना की जा रही है, मीडिया को कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है। केवल एमजेएमसी या बीजेएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, होम साइंस, वहां पर मीडिया की पढ़ाई हो रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो मैं देखा था आपके फैकल्टी मेंबर यहाँ ले रहे थे, उन्होंने भी अब सवाल आया था शायद पब्लिक रिलेशंस को लेकर के, वहां भी ये सारी पढ़ाई हो रही है। तो ये विषय एक अंतर अनुशासनीय, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। इसलिए ये जो मीडिया लिटरेसी है, ये आने वाले समय में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इस बात की जानकारी दे पाएगी कि किस तरह से अपने हक की लड़ाई में आप संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। आवश्यकता है आप प्राइम टाइम में, या बल्कि इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं कि पाठक, दर्शक और श्रोता के रूप में हम लोगों की भूमिका क्या है। अखबार ने अपना संपादकीय लिखा, अखबार ने अपनी खबर छापी, टेलीविजन ने एक बहस शुरू की उसके ऊपर, लेकिन उस समाज के एक बौद्धिक प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहीं हमने अपनी भूमिका पर भी विचार किया है। जिस बदलाव की हम बात करते हैं, जिस क्रांति की हम बात करते हैं, समाज में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब पूरी की पूरी पीढ़ी ने बलिदान दिया था। इस तर्क के आधार पर कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, मैं तो स्वाधीनता का उपयोग करूंगा, उस तर्क से तो ये देश, समाज बदलाव की आहट महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए कहीं मुझे ये महसूस होता है कि समाज के संभ्रांत नागरिक के रूप में संचार माध्यम में प्रसारित, प्रकाशित जो भी कुछ सामग्री है, कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उनके उन सकारात्मक पहलुओं से जुड़े। दुर्भाग्य से स्थितियां ये है कि जो प्रमुख समय है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने उस विज्ञापन के रूप में खा लिया है। जो वैचारिक कार्यक्रम है उनका समय सामान्यतः हमारे अनुकूल नहीं है। मैं बात करता हूं ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी चैनल की। देश के प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो पर करते हैं, और हमारे यहाँ ज्ञानवाणी चैनल था जो पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। रेडियो का चैनल था, कारण हमारा युवा वर्ग जुड़ नहीं पा रहा है उससे। ज्ञान दर्शन, मिस्टर श्रीधर जिन्होंने इस देश में ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत की, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में पायनियर्स में से है हमारे देश में। एक वर्कशॉप में हमारे साथ थे, 2-3 बार डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। उनकी पीड़ा ये कहते हैं, संदीप जी मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में इनकी अंत्येष्टि हो जाए। एक ऐसे चैनल जो इस देश की युवा शक्ति के चैनल है, इस देश के शिक्षा जगत के चैनल है, उनकी क्या हालत है। मैं किसी चैनल का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ, मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस प्रकार के जो वैचारिक उपक्रम है, इनके साथ हम क्यों नहीं जुड़ पाते हैं।
मनोरंजन इस समाज की अपनी आवश्यकता है, हमारी एक आवश्यकता है, लेकिन जब ये मनोरंजन विचारों पर हावी होने लग जाएगा, मुझे लगता है कि संकट वहीं खड़ा होगा। और ऐसी स्थिति में सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं वो शायद अपने मन माफिक हमारी भावनाओं के साथ, हमारी व्यवस्था के साथ खेलने का उनको लाइसेंस मिल जाएगा। वो ताकत हमको विकसित करनी होगी। उन संचार माध्यमों जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपना जीवन खतरे में डाल करके, हर साल एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसे कितने पत्रकार हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सत्ता के बड़े से बड़े प्रतिष्ठान से टकराने का उनमें साहस है। और इसकी शुरुआत जो पहला अखबार हमारे यहाँ निकला जेम्स प्रोफेसर सिक्की 1780 में, उसने शुरुआत की थी जब वो न्यायपालिका से टकराया, जब वो पुलिस व्यवस्था से टकराया और वॉयसराय जो उस समय का था उससे टकराया, समझौता नहीं किया। तो इस देश में पत्रकारिता की शुरुआत ही उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से हुई थी। इसलिए जैसा अभी शायद स्मृति ने कहा था कि मीडिया बताता व्हाट टू थिंक, बट व्हाट टू थिंक अबाउट इसकी बात वो नहीं करता है। आपके जीवन की प्राथमिकताएं, चर्चा की प्राथमिकताएं तय करता है। इस सारे दौर में यदि हम भी इस प्रकार का संकल्प लें कि ये संचार माध्यम कहीं न कहीं नीति निर्माण में अपनी उस प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हुए इस देश के आम नागरिक की सहभागिता को उसमें कहीं स्थापित कर पाए, तो सही अर्थों में जिस हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, पीड़ाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं इस लोकतंत्र में है, बहुमत का शासन जिसको हम कहते हैं, वो लोकतंत्र अपना सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब हम उस जनमत निर्माण की प्रक्रिया में संचार माध्यमों की प्रभावी और सार्थक भूमिका की एक आधार भूमि तैयार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए बुलाया, क्योंकि सत्र बहुत लेट हो रहा है। ये सत्र 3 बजे शुरू होना था, 4:15 बजे शुरू हुआ, इसलिए बात कहने की बहुत है, लेकिन सूत्र रूप में मैंने आपसे कुछ बात कही है। समय मिला चर्चा को और आगे बढ़ाया जा सकता है, या अभी कर रहे सवाल जवाब। आप में से कोई भी सर से इस सेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहे? सवाल अभी तो सकता है, तीनों घंटा बोलते हैं, उसके बाद भी हो सकता है जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद फिर है क्या पहले डिस्कशन, इसके बाद फिर है क्या डिस्कशन? अच्छा, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे थे तो एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुझे। एक्चुअली क्या है, सवाल पूछने से फीडबैक मिलता है वक्ता को भी और आयोजकों को भी। सवाल नहीं पूछने का एक अर्थ तो ये होता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, कुछ चीज पूछनी नहीं है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि साहब 15 मिनट से आप कह क्या कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बार क्या हुआ, भारत सरकार ने 2 विज्ञापन छपाए। एक विज्ञापन में एक माताजी पिताजी और 5-7 एक बेटा एक बेटी, 4 जने परिवार में। माताजी अपना काम करे, पिताजी अपना काम कर रहे हैं, बेटा बेटी अपना काम कर रहे हैं। नीचे लिखा छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा विज्ञापन छपाया जिसमें एक माता पिता 8-10 बच्चे के कंधे पर चढ़ा हुआ है, धोती खींच रहा है, कुछ कर रहा है। नीचे लिखा बड़ा परिवार दुखी परिवार। और ये विज्ञापन अभियान गांव में जहां के लोग कम साक्षर थे वहां शुरू कर दिया गया। फिर फीडबैक लिया गया तो गांव के लोगों ने कहा छोटा परिवार तो बिल्कुल बेकार है, बड़ा परिवार बहुत अच्छा है। क्यों? ये तो आपस में बोलते ही नहीं है, ये परिवार कम से कम एक साथ तो है। तो देखिए फीडबैक, इसलिए सवाल पूछने से फीडबैक मिलता है, वक्ता को आयोजकों को मालूम पड़ता है कि जो हमने बात की उसे किस रूप में ग्रहण किया गया। और विशेषकर जो हमारी नई पीढ़ी है जिनके हाथ में ये मीडिया भी आने वाले समय में आएगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मीडिया में काम भी करें, तो आइडिया लगे कि आपके मन में किस तरह की उथल पुथल चल रही है, आपके मन की जो सोच है वो किस दिशा में जा रही है। तो ये डिस्कशन बराबर होते रहना चाहिए। और इस तरह के जो वैचारिक उपक्रम है, इसका एक ही सबसे बड़ा लाभ है कि विचारों की शुरुआत। अपने 15 मिनट के भाषण से दुनिया नहीं पलटेगी, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। ये दीप जो जलेगा यहाँ, वो कहीं ना कहीं रोशनी बन के जाएगा, मशाल बन के जाएगा। इसलिए आप सवाल पूछिए, डरिए मत। हमें डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग कोई कुछ नहीं कहते। आप सवाल पूछिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार